देखिए, पिछले वीडियो में आपका अलंकार का जो टॉपिक था वो पूरा हो गया है। आज हम बात करेंगे शब्द शक्ति के बारे में। शब्द शक्ति अर्थात शब्द की शक्ति। तो शब्द शक्ति जो है, देखिए क्या होती है। शब्द के अर्थ को जिस माध्यम के द्वारा ग्रहण किया जाता है वह माध्यम जो है क्या कहलाता है, शब्द शक्ति कहलाता है। वह देखिए, एक जो वाक्य है, शब्द है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो हर जगह एक ही रूप के अंदर प्रयोग किया जाए। इसलिए हर जगह शब्दों के जो है अलग अलग अर्थ लिए जाते हैं, और उन अर्थ को बाहर निकालने वाली जो शक्ति होती है वही क्या कहलाती है, शब्द शक्ति कहलाती है। मान लो अपन ये कहें कि भाई देखो, खेत में गधा चर रहा है, तो हम उसका क्या अर्थ लेंगे? सीधा सा अर्थ लेंगे हम कि भाई खेत के अंदर एक गधा चर रहा है, अर्थात चार पैरों का एक जानवर है गधा, और वो खेत के अंदर चर रहा है। हम उसका सीधा सीधा जो बोला गया है वही अर्थ ग्रहण कर लेंगे। लेकिन अगर मान लो हम ये कहें कि मोहन तो निरा गधा है, तो क्या हम मोहन को गधा मान लेंगे? नहीं। यहाँ पर गधा शब्द जो है उसका गधे के रूप में अर्थ नहीं आएगा, अर्थात मोहन गधा नहीं हो सकता, उसके चार पैरों का वो जानवर नहीं है, तो हम मोहन को गधा नहीं मान सकते। तो यहाँ पर हम उस गधे के लक्षण के आधार पर उसके क्या लेंगे, अर्थ को ग्रहण करेंगे। यानी कि मोहन जो है वो गधे की तरह क्या है, मूर्ख है। तो मूर्ख वाला हम अर्थ जो है वो लक्षण के आधार पर ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार से शब्द के अर्थ को ग्रहण करने के लिए जिन माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, उस आधार पर शब्द शक्तियों के तीन भेद किए गए हैं। नंबर एक अभिधा शब्द शक्ति, नंबर दो लक्षणा शक्ति, और नंबर तीन व्यंजना शक्ति। अब परिभाषा देखिए, शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है वह माध्यम क्या कहलाता है, शब्द शक्ति कहलाता है। अर्थात जिस माध्यम के द्वारा शब्द के उस अर्थ को ग्रहण किया जाता है वो माध्यम शब्द शक्ति कहलाता है। तो इस आधार पर शब्द शक्तियों तीन मानी गई हैं, अर्थात तीन भेद होते हैं शब्द शक्तियों के। नंबर एक पहली है अभिधा शब्द शक्ति, दूसरी है लक्षणा शक्ति, और तीसरी होती है व्यंजना शक्ति। अब पहले देखिए अभिधा शक्ति। अभिधा शक्ति की परिभाषा है कि वाच्यार्थ या मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अभिधा शक्ति कहा जाता है। यानी कि वाक्य का सीधा सीधा जो अर्थ बोला गया है वही अर्थ ग्रहण किया जाए, अर्थात सीधा सीधा जो अर्थ बोला जाता है अभिधा शब्द शक्ति के अंदर उसी अर्थ को ग्रहण कर लिया जाता है, तो वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। जैसे मैंने अभी उदाहरण बताया था कि खेत में गधा चर रहा है, तो खेत में गधा चर रहा है, हम सीधा सीधा ये अर्थ ग्रहण करेंगे, चार पैरों का जानवर है और वो खेत में क्या कर रहा है, चर रहा है। तो यहाँ पर कौन सी शक्ति आ जाएगी, अभिधा शब्द शक्ति आ जाएगी। अभिधा का संबंध शब्द का एक ही अर्थ ग्रहण करने से, यानी एक ही अर्थ उस शब्द का लिया जाता है, वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। उदाहरण देखिए, नंबर एक पहला उदाहरण, किसान फसल काट रहा है। तो यहाँ पर क्या अर्थ लेंगे हम कि भाई किसान है और वो अपने खेतों के अंदर क्या कर रहा है, फसल काट रहा है। तो जो वाक्य बोला गया है उसका वही हम अर्थ ग्रहण कर लेंगे। दूसरा देखिए, बिल्ली भाग रही है। तो बिल्ली भाग रही है का भी हम क्या अर्थ लेंगे कि भाई बिल्ली है, एक चार पैरों का जानवर है, और वो क्या कर रही है, भाग रही है। तो सीधा सीधा जो अर्थ बोला गया है वही हम अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी अभिधा शब्द शक्ति आएगी। उसके बाद आगे घोड़ा दौड़ रहा है। तो यहाँ पर घोड़ा दौड़ रहा है का मतलब क्या लेंगे, हम अर्थ लेंगे कि भाई घोड़ा एक चार पैरों का जानवर है और वो दौड़ रहा है। तो यहाँ पर भी अभिधा शब्द शक्ति आ जाएगी। लेकिन अगर मान लो, अगर हम ये कहें कि राम घोड़ा है, कि राम घोड़ा है, तो यहाँ पर हम अभिधा का अर्थ न लेकर के लक्षणा का अर्थ लेंगे, क्योंकि राम जो है वो घोड़ा नहीं हो सकता, वो चार पैरों का जानवर नहीं हो सकता। तो राम का हम क्या लेंगे, घोड़े के गुण, यानी कि जैसे घोड़ा होता है मजबूत शक्तिशाली और बहुत तेज दौड़ता है, उसी प्रकार राम भी है, अर्थात गुण जो है घोड़े के वो राम के अंदर हम ले लेंगे। तो यहाँ पर लक्षणा हो जाएगी, यानी सीधा सामान्य अर्थ ले लिया तो अभिधा शब्द शक्ति, और लक्षण के आधार के ऊपर अगर ले लिया तो लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी।
दूसरा शब्द शक्ति है लक्षणा शक्ति, अर्थात जहाँ पर लक्षण के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है वहाँ पर लक्षणा शक्ति होती है। देखिए, जब शब्द के वाच्यार्थ या मुख्यार्थ का अतिक्रमण कर किसी लक्षण के आधार पर अर्थ को ग्रहण किया जाता है, यानी कि मुख्यार्थ जो होता है, अभिधा का जो अर्थ होता है, वो तो निषेध हो जाता है, उसका अतिक्रमण हो जाता है, वो अर्थ नहीं निकलता वहाँ पर, और किसी लक्षण के आधार के ऊपर उस शब्द के अर्थ को ग्रहण किया जाता है, तब उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहा जाता है। जैसे अभी मैंने बताया था कि मोहन तो गधा है, तो मोहन तो गधा है के अंदर अभिधा का अर्थ रुक गया, और किसका अर्थ लिया गया, लक्षण के आधार पर लक्षणा का अर्थ लिया गया, क्योंकि मोहन जो है वो गधे के, मोहन गधा नहीं हो सकता, लेकिन गधे के समान मोहन क्या है, मूर्ख है, तो गधे के जो लक्षण हैं मूर्ख वाले, वो मोहन के अंदर ले लिए गए हैं, मान लिए गए हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। अब देखिए लक्षणा के भेद। तो काव्य शास्त्र के आचार्यों ने लक्षणा के दो प्रमुख भेद माने हैं। पहला है रूढ़ा लक्षणा और दूसरा होता है प्रयोजनवती लक्षणा। तो दो भेद कौन कौन से हैं लक्षणा शक्ति के, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। अभिधा शब्द शक्ति का कोई भेद नहीं होता। अभिधा शब्द शक्ति के अंदर जो अर्थ, जो वाक्य बोला गया है, उसका सीधा सीधा ही अर्थ ग्रहण किया जाता है। लक्षणा शब्द शक्ति के अंदर लक्षण के आधार के ऊपर अर्थ ग्रहण किया जाता है। और लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं, पहला होता है रूढ़ा लक्षणा, दूसरा होता है प्रयोजनवती लक्षणा। तो ये जो आज काम करवाया टॉपिक, इसको अच्छी तरीके से देखना है, समझना है और इनको याद करने हैं अच्छी तरीके से। और जो रूढ़ा लक्षणा है और प्रयोजनवती जो लक्षणा है, उसके बारे में हम कल के वीडियो के अंदर बात करेंगे।